वेलकम टू ऑल, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे इंडक्शन जनरेटर के बारे में। ये बहुत पहले थोड़ा बहुत मैंने बनाना स्टार्ट किया था। और तो इंडक्शन जनरेटर जो अपना विंड टर्बाइन में जनरेटर लगा होता है वो इंडक्शन टाइप जनरेटर होता है। तो उसका क्या प्रिंसिपल है, वो कैसे काम करता है, वो अपन इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको समझ में आता है तो उसको देखिएगा। इसमें पूरी वीडियो सीरीज़ में अपन क्या डिस्कस करेंगे वो आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, क्या प्रिंसिपल्स है, जो फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है तो आप नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में इन चीज़ों से मदद मिलेगी और आपको समझ में आएगा एक्चुअल की होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है और सिंक्रोनस स्पीड क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है। फिर स्क्विरल केज रोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप क्या है। उसके बाद जनरेटर से मोटर से जनरेटर एक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्लिप रिंग से स्लिप कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, ये स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया, अपन इसको करेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप समझ जाओ भावनाओं को। DFIG जो है डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। जो कन्वेंशन जनरेटर थे वो SFIG थे, फिर DFIG आ गए। अभी वापस फिर से जो लेटेस्ट जो टर्बाइंस है उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें भी एक्चुअली SFIG यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। जैसे बड़े ऑफ शोर टर्बाइंस हैं उनमें क्या हो रहा है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक इंडक्शन जनरेटर क्या होता है कि इंडक्शन जनरेटर विंड टर्बाइन में लगा होता है, एक गियर बॉक्स उसको घुमाता है तो वो आउटपुट देता है। वो इस तरीके के लेक्चर में नहीं है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो विंड टर्बाइंस पे काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है वो यूज़फुल रहेगा, वो इसको पूरा तक देख सकते हैं। मेनली मेरे साथ के जो दोस्त हैं जिनको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं वो इंटरव्यू से पहले मेरे को कॉल भी करते हैं कि एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उनके लिए वीडियो यूज़फुल है। तो आप इसको एक बार पहले देख लीजिए तो आपको एक हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद आपको जब भी रिवाइज करना हो या जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो कुछ हो, उससे एक रात पहले आप इसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये सब अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया इंटरव्यू में इंडक्शन जनरेटर के बारे में तो आपको कोई रोकेगा ही नहीं इसमें, ये तो मैं पक्का श्योर हूँ। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आगे देखते हैं। आज हम लोग जो फर्स्ट पार्ट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि इंडक्शन जनरेटर होता क्या है। इंडक्शन जनरेटर मेनली कहाँ यूज़ होता है, अपने विंड टर्बाइंस में होता है। ये जो बाहर जो भी पंखे लगे दिखते हैं आपको वाइट कलर के, वो विंड टर्बाइंस है। उनके अंदर मेनली अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है। जो मोस्ट वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी है वो इंडक्शन जनरेटर की है। तो इंडक्शन जनरेटर को क्या फ़ायदा है कि वो एक स्पीड के ऊपर वेरिएबल स्पीड भी होगा तो वो कांस्टेंट वोल्टेज के साथ में जनरेशन देगा। इसलिए हम इंडक्शन जनरेटर को विंड टर्बाइंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि विंड का स्पीड तो कांस्टेंट रहता नहीं है। तो जो विंड टर्बाइन होता है उसके आगे एक रोटर होता है और एक 3 ब्लेड्स होती है जो उसको रोटेट करती है। वो शाफ्ट कनेक्ट होती है गियर बॉक्स के, और गियर बॉक्स जाके कनेक्ट होता है अपने जनरेटर के। ये गियर बॉक्स, जनरेटर, ये सारा जो सेटअप होता है वो नेसल के अंदर रखा होता है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जिसको विंड टर्बाइन जनरेटर ऊपर से जिसने अभी तक नहीं देखा है उनके लिए। कि कुछ स्टूडेंट्स भी है जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे काम करता है। आपको इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर का जो एक्शन है जो आपके थ्योरी में भी काम आएगा प्लस इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो वो आप इससे सीख सकते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। देखिए बेसिकली 3 फेज मशीन्स होती है, वो 2 तरह की होती है, एक सिंक्रोनस मशीन और एक एसिंक्रोनस या इंडक्शन मशीन। सिंक्रोनस मशीन जो है उसका ऑपरेशन सिंक्रोनस स्पीड पे ही होगा। सिंक्रोनस मोटर एज ए मोटर काम करेगी ओनली सिंक्रोनस स्पीड पे। सिंक्रोनस जनरेटर काम करेगा एज ए जनरेटर ओनली सिंक्रोनस स्पीड पे। जो एसिंक्रोनस या इंडक्शन मशीन है वो काम करेगी अबव या बिलो सिंक्रोनस स्पीड के। अगर मोटर एक्शन है तो बिलो सिंक्रोनस स्पीड होगा और जनरेटर तो अबव सिंक्रोनस स्पीड होगा। और जो हमारा जो इंडक्शन जनरेटर है वो ओनली सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर काम करता है। ये हमको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट हमारा सब जगह काम आएगा। और इसी से हम सीखेंगे कि मोटर से जनरेटर एक्शन कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो बेसिक कुछ प्रिंसिपल हमारे जो इसमें काम आएंगे, आप चाहे तो इसको साइड में कहीं पे लिख के रख सकते हैं, या फिर आगे का आपका कॉन्सेप्ट अंदर से समझना हो कि उसकी आत्मा कैसे काम कर रही है, तो ये कुछ 2-4 प्रिंसिपल है वो हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। वो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑरेस्टेड लॉ। ऑरेस्टेड लॉ हम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। कि देखिए कि इस फोटो से आपको समझ में आ जाएगा ऑरेस्टेड ने क्या बोला था कि एक वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनेगा। तो वो कैसा होगा कि एक डायरेक्शन में करंट जा रही है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं
तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन इधर है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा। अगर हम इसी को वापस अपोजिट कर देते हैं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नेटिक नीडल जो है उसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट आएगा। तो ये इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस बनता है। ये ओरस्टेड ने कहा था सबसे पहले। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ओरस्टेड ने क्या कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसका आप बेसिक निकालने का तरीका क्या है कि हमको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एक डॉट नोटेशन और एक क्रॉस नोटेशन। क्या होता है कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसको थंब रूल से समझें, हमारा जो अंगूठा है राइट हैंड का थंब, वो अगर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है तो हमारी जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी। राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो लाइन है उनकी डायरेक्शंस को दिखाएगी। सेम वे में अगर कॉइल बनी हुई है तो अगर कॉइल इस तरीके से कंडक्टर उस पर रोटेट है कि हमारी फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को दिखा रही है कॉइल में, तो हमारा जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। उसके बाद हमारे जो दो इंपॉर्टेंट नोटेशन काम आएंगे समझने के लिए वो है डॉट नोटेशन और क्रॉस नोटेशन। डॉट नोटेशन मतलब क्या है कि अगर कोई भी अगर हम सामने से देखें कि कोई एरो हमारी तरफ आ रहा है तो वो क्या हमारे को एक डॉट के जैसा दिखेगा। तो अगर हम 3D में इमेजिन करें तो पेज से अगर कोई भी क्वांटिटी बाहर आ रही है तो उसको हम डॉट नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी की तरह क्रॉस नोटेशन क्या है कि अगर कोई एरो हमसे दूर जा रहा है तो उसके पीछे का जो क्रॉस पार्ट है वो हमको दिखेगा। इसलिए अगर कोई भी क्वांटिटी हमारी सरफेस से पेज से अंदर जा रही है, स्क्रीन के अगर अंदर जाती हुई दिख रही है, तो वो क्रॉस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा तरीका हो गया डॉट नोटेशन और क्रॉस नोटेशन का। तो अपना बेसिक जो है आपने ओरस्टेड लॉ में देख लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है उसके अक्रॉस कुछ लाइंस बनती है। उसके बाद डॉट नोटेशन, क्रॉस नोटेशन एंड थंब रूल। ओके, उसके बाद आए साहब माइकल फेराडे। फेराडे जी ने क्या कहा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मतलब करंट कैरी हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे करंट भी बनेगी। उसका जो रिवर्स है, एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो ज़रूर होगा। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे रिसर्च किया, तो उन्होंने अपना जो बहुत समय दिया इस चीज़ को। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। अगर हम एक मैग्नेट उसके पास में लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है, मैग्नेट दूर लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में आता है। बट अगर हम मैग्नेट उसके पास में रख देते हैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो उन्होंने कहा था कि वेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एन देन एन EMF विल बी जनरेटेड अक्रॉस इस टर्मिनल। मतलब कि कोई कंडक्टर चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके अक्रॉस एक EMF डेवलप होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारे जनरेटर को समझने के लिए। जो चेंज है EMF में वो डायरेक्शन का भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है। किसी भी तरह का ये अगर उसमें फ्लक्स में चेंज हो रहा है, सॉरी जो फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स है, तो EMF जो होगा वो इंड्यूस होगा, और चेंज इन फ्लक्स उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसके मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है। तो ये फेराडे जी ने कहा था। उसके बाद आए हमारे लेंज साहब। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फेराडे ने फॉर्मूला दिया वो करेक्ट है, बस उस EMF की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है उसका वो विरोध करेगा। कैसे करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी वजह से जब करंट फ्लो होगी तो एक करंट फ्लो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो अपने जो प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसमें करंट इसी हिसाब से फ्लो करेगी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज कर सके। तो ये लेंज लॉ ने कहा था। तो फेराडेज लॉ में जो माइनस आता है आगे वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आ जाता है। ये लेंज ने कहा था कि जो भी करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि अपने मेन कॉज को अपोज करेगा। जैसे हम इसमें डायग्राम में देखेंगे तो क्या होता है कि अगर ये कॉइल है तो अगर इसको हम पास में ला रहे हैं तो यहाँ पे N बनेगा, N को N अपोज करेगा, N पोल को N पोल अपोज करेगा। इस हिसाब से यहाँ पर N पोल इंड्यूस होगा। अगर हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पर अगर N के पास में S बनेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से लेंज ने कहा था कि उसका जो डायरेक्शन होगा EMF का वो इस तरीके से होगा। ओके, ये भी हमारे काम आने वाली चीज़ आगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे तो फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस a force perpendicular to both the external magnetic field and the direction of the current flow।
सीधी भाषा में समझते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि फ्लेमिंग ने कहा था कि अगर कोई एक कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा कि कंडक्टर का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि दोनों के ही 90 डिग्री ऊपर होगा। तो मतलब हमारा जो राइट हैंड रूल है आप समझ सकते हैं उससे, तो एफ बी आई, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी एफ, वो होगी ऊपर की तरफ अगर हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। और जो करंट जो फोर्स लगेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो बिल साइन थीटा होगी, बी आई एल साइन थीटा। ओके, आप इसको समझ लीजिए, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आई करंट हो गई, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गई, साइन थीटा हो गया उनके बीच का एंगल। ओके, तो इस तरीके से फ्लेमिंग ने बताया ये रूल। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, जस्ट एक रिवाइज करके चलते हैं, फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें बेसिक प्रिंसिपल के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या कहा था, ऑरेस्टेड ने कहा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके अक्रॉस। फिर उसके बाद में डॉट नोटेशन एंड क्रॉस नोटेशन, पेज से बाहर आ रहा है तो डॉट नोटेशन, पेज के अंदर जा रहा है तो क्रॉस नोटेशन। उसके बाद फैराडे ने कहा कि चेंज इन फ्लक्स होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके बाद लेंज ने कहा कि उस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग ने कहा कि एफ बी आई, फ्लेमिंग ने कहा कि जो ईएमएफ जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये इनको समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और अगर आपको लगता है कि फिजिक्स के ये रूल मुझे किसी काम के नहीं है, मुझे याद है, मैं इनसे आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट सेकेंड वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे अपन, ब्रेक लो, आराम से इसको समझो। अगर आपको लगता है कि आगे चल सकते हैं तो अगला वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ब्रेक लेंगे आज इतना हो गया तो बहुत है, फिर अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू।